उनकी कोई रूपरेखा नहीं थी। ये कह सकते कि अपनी मर्जी से कहां अपने सफर के हम हैं, जिधर का रुख हवाओं का है उधर के हम हैं। क्योंकि ही इज द रियल लीडर, ही इज द रियल स्ट्रेटजिकल पर्सन। अगर आप समाजवादी विचारधारा को फॉलो करना चाहते तो आपको कर्पूरी ठाकुर को फॉलो करना पड़ेगा। आप देख रहे हैं भारत छोड़ो आंदोलन में उन्हें शरीक होना पड़ा और अपने निर्णय बड़ी बारीकी से दिए और जयप्रकाश नारायण को इन्होंने अपना गुरु माना। अब कर्पूरी ठाकुर राजनीति के मैदान में कैसे आए होंगे, वो कैसे जुड़े होंगे राजनीति से, कैसे वो इस रण क्षेत्र में उतरे होंगे? क्या कोई रूपरेखा बनाई थी पहले? क्या कोई पूर्व निर्धारण था, या फैसला पहले ही हो चुका है? कोई प्री प्लान था? बिल्कुल नहीं था दोस्तों, कोई भी प्री प्लान नहीं था, कोई भी पहला निर्णय नहीं था और कोई भी उन्होंने रूपरेखा नहीं बनाई थी। वो एक अकस्मात स्थिति बनी दोस्तों। उन्होंने कोई पूर्व निर्धारण नहीं किया, कि पूर्व निर्धारण करने वाला तो हमेशा वासनाओं में लिप्त रहता है, क्योंकि वो जब पूर्व निर्धारण करेगा तो उसकी आकांक्षाएं भी कुछ ना कुछ होंगी। और आजकल आप देख ही रहे हैं, राजनीति के मैदान में जो उतरता है वो पहले से ही अपनी आकांक्षाएं बढ़ा लेता है कि इस तरीके का मैं घर बनाऊंगा और इन रिश्तेदारों को मैं फिर से राजनीति के मैदान में उतारूंगा, इतना मुझे पैसा कमाना है, ये काम करना है, इतनी प्रॉपर्टी बनानी है और इतना मुझे नाम कमाना है। तो ये सब चीज पूर्व निर्धारण के योग के साथ जुड़ती चली जाती है। ये बिल्कुल पहले से ही रूपरेखा अगर बनाई जाएगी तो तयशुदा मामला है कि आकांक्षाएं उसके साथ ही जुड़ेंगे। लेकिन आप देख सकते हैं दोनों ही तरीके से, आप चाहें तो कर्पूरी ठाकुर के जीवन को देख सकते हैं और चाहे तो उनकी कहानी को भी देख सकते हैं। पहली बात तो यही कि उन्होंने कोई पूर्व निर्धारण योजना नहीं बनाई थी, क्योंकि जैसे जैसे आप देख रहे हैं भारत छोड़ो आंदोलन में उन्हें शरीक होना पड़ा और उन्होंने इस तरीके का नेतृत्व दिखाया कि लोगों की नजर उन पर पड़ने लगी, वो लोगों का आईना बनने लगे, वो लोगों की बात करने लगे, तो ऑटोमेटिकली लोगों को लगने लगा कि ये एक लीडर है। और लेकिन आप देख सकते हैं, जैसा कि मैंने कहा था कि आकांक्षाएं होती हैं, तो वो अपना घर भी नहीं बना पाए, तो सीधी बात है रूपरेखा होगी नहीं, आकांक्षाएं थी ही नहीं। उन्होंने कभी कार भी नहीं ली और अपने बेटे का इलाज भी फ्री नहीं करवाया, उन्होंने पैसे दिए थे फिर इलाज कराया था। तो आप खुद सोच सकते हैं, उनकी कोई रूपरेखा नहीं थी। ये कह सकते कि अपनी मर्जी से कहां अपने सफर के हम हैं, जिधर का रुख हवाओं का है उधर के हम हैं। तो ये तो वो है जिधर का रुख हवाओं का है, जैसी परिस्थिति बन जाती है, जैसा परमात्मा करा लेता है वैसा ही करते हैं। ये बिल्कुल ये कह सकते हैं कि हाँ, परमात्मा की पूर्व नियोजित योजना हो सकती है कि इस महापुरुष को धरती पर उतारना है और ये काम कराना है इससे, क्योंकि ऐसे लोगों की ही तो जरूरत है। ये पैगाम्बर समझ सकते हो, ये नबी समझ सकते हो, संत समझ सकते हो, ऐसे ही लोगों को इस तरीके से उतारा जाता है। अब लेकिन ये बिल्कुल कृष्ण वाली स्ट्रेटजी। आप सोच सकते हैं कि कृष्ण कुरुक्षेत्र के मैदान में उतरते हैं, लेकिन वो भी संतों से, ये राजनीति के मैदान में उतरते हैं, ये भी संत है। आप खुद सोच सकते हैं किस तरीके के इन्होंने काम किए। ये बिल्कुल अवतारी पुरुष थे, इसमें तो कोई डाउट हो ही नहीं सकता। और आप देख रहे हैं 1940 में इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में बहुत ही अच्छे से अपनी रूपरेखा तैयार की और अपने निर्णय बड़ी बारीकी से दिए और जयप्रकाश नारायण को इन्होंने अपना गुरु माना। आप सोच सकते हैं जिसकी विचारधारा पे ये काम करते हैं, राम मनोहर लोहिया बिल्कुल समाजवादी विचारधारा पर काम करते हैं। लेकिन आजकल आप देख रहे हैं कि समाजवादी की बात करते हैं, लेकिन समाजवादी विचारधारा पे कोई काम नहीं करता। उन्हें पता ही नहीं है कि राम मनोहर लोहिया कौन थे, उन्हें पता ही नहीं है जयप्रकाश नारायण कौन थे। बस उन्होंने ये देख लिया कि समाजवादी विचारधारा को फॉलो करना। आप करेंगे कहां से, जब पता होगी तभी तो करेंगे। अगर आप समाजवादी विचारधारा को फॉलो करना चाहते तो आपको कर्पूरी ठाकुर को फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि ही इज द रियल लीडर, ही इज द रियल स्ट्रेटजिकल पर्सन। वो बना सकते हैं सही स्ट्रेटजी। आप कहां बनाएंगे? आप उनकी विचारधारा को फॉलो करेंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों मैं यही कहना चाहूंगा, जय कर्पूरी और जय नंद।